12 मार्च को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दिया। इस इंफॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट लिस्ट थे। एक लिस्ट में कौन सी कंपनी बायर थी, कितने वैल्यू की इलेक्टोरल बॉन्ड बाय की थी और किस दिन बाय की थी। सेकंड लिस्ट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी वैल्यू का इनकेस करवाई थी और प्लस किस डे को करवाई थी। ये दो लिस्ट था, लेकिन इस लिस्ट से ये इंफॉर्मेशन नहीं निकल रहा था कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस कंपनी से या कौन सी कंपनी या कौन सी व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिए थे। ये इंफॉर्मेशन इससे नहीं पता चल रहा था। उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे देश में बुद्धिजीवी लोग हैं, वो खुद के दिमाग को एनालिटिकल सिस्टम समझ के इस पे एनालिटिक्स बिछाए और वो बहुत सारे रूमर्स निकाल के, जैसे कि मौजूदा सरकार ईडी के हेल्प से कंपनी पे फोर्स करती है या कंपनी को मजबूर करती है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने को और मौजूदा सरकार उसे इनकैश करवाती है। इस तरह की चीज एज रूमर्स फैलने लगे हमारे देश में। ये सारे रूमर्स और ये सारे इंफॉर्मेशन जो भी निकल रहे थे वो सारे गलत साबित होने लग गए जब एसबीआई ने 21 मार्च को इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से निकाला। पूरी तरह से निकालने का मतलब दो लिस्ट जो उन्होंने शुरू में निकाला था उसके साथ उन्होंने एक यूनिक इलेक्टोरल नंबर निकाला। वो यूनिक इलेक्टोरल नंबर कॉमन होते हैं दोनों लिस्ट में और इसके मदद से ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन दिए। और ये लिस्ट देखने के बाद पता चलता है कि जो पहले जो लोग बात कर रहे थे कि मौजूदा सरकार का पूरा ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है, ऐसा नहीं है। इस पूरे चीज में सारे पॉलिटिकल पार्टी नंगे हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी समझा जाए और थोड़ा उस पर रिसर्च किया जाए तो पता चलता है चोर तो सारे हैं। हमारे देश में बहुत सारी चीज एक साथ चल रही है। जैसे इलेक्शन का डेट आ गया है, केजरीवाल भाई साहब अरेस्ट हो चुके हैं, लक्षद्वीप में काफी लंबी प्रोटेस्ट चल रही है, आईपीएल का भी सीजन शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद भी सबसे वायरल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फैक्चुअल चीज जो काफी पॉपुलर हो रही है, जो लोगों को समझ में आने लग गई है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल। इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल काफी बड़ा है, सारे पॉलिटिकल पार्टी इसमें जुड़े हुए हैं। इस वीडियो के आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे खेला जाता है, कैसे सारे पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसकी क्या जरूरत थी। 2018 के पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन होती थी वो या तो कैश में होती थी या तो चेक के रूप में होती थी। इससे क्या होता था कि ब्लैक मनी का काफी यूज होता था इलेक्शन में और पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने में। इसे रोकने के लिए प्लस पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का स्टार्टिंग हुआ। 2017 में लोकसभा में अरुण जेटली जब फाइनेंस बिल सबमिट कर रहे थे उस समय इलेक्टोरल बॉन्ड का पहली बार जिक्र हुआ। जनवरी 2018 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड का बिल पास हुआ। इस बिल में क्या था या इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम में क्या है कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है तो आपको सबसे पहले एसबीआई जाना पड़ेगा, वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 20,000, 1 करोड़, 1 लाख इस डिनोमिनेशन में आती है। तो उस तरह से आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, उस बॉन्ड को आपको पॉलिटिकल पार्टी को देना पड़ेगा। प्लस ये पूरे प्रोसेस में 15 दिन का एक लिमिट होता है कि विद इन 15 डेज ये पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकेस कराना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये 15 दिन में ही इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकेस करा सकते हैं। और इनकेस कहाँ पे होगा, उनके एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिशियल अकाउंट होता है सिर्फ वहां पे इनकेस हो सकता है। प्लस वही पॉलिटिकल पार्टी इसमें भाग ले सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और जिन्होंने जो इलेक्शन में करीब 1% से ज्यादा उनको वोट मिला है। जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका इनकैशमेंट नहीं हुआ है 15 दिन के अंदर तो वो इनवैलिड हो जाता है और उसका अमाउंट प्राइम मिनिस्टर वेलफेयर फंड या रेस्क्यू फंड में जाके सबमिट हो जाता है। तो 15 दिन का टाइम लाइन है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है और इनकैश होने के समय के बीच का टाइम जो है 15 दिन का होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले ब्लैक मनी और कैश का काफी यूज हो रहा था, लेकिन उस समय एक चीज था कि 20,000 से ऊपर अगर कोई भी मनी यूज हो रहा है या फंडिंग हो रहा है तो उसका पूरा डिटेल पॉलिटिकल पार्टी को देना पड़ता था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद ऐसा कोई भी डिटेल नहीं देना पड़ता है। हाँ, ये सही है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपनी टोटल फंडिंग बतानी पड़ती है या टोटल डोनेशन कितनी मिले वो बताने पड़ते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं। मतलब कौन सा व्यक्ति या कौन सा कंपनी ने कब किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए ये पता नहीं चलता है और इस तरह का इन्फॉर्मेशन आगे नहीं दिया जाता है। जब 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड जब स्टार्ट हुआ था, जब इसकी बिल स्टार्ट हुई थी तो अमित शाह ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आएगा, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोग को कभी पता ही नहीं चला कि किस व्यक्ति ने कब और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को कितने अमाउंट का फंडिंग दिया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज चलने लग गए इसके पीछे जो लोगों को पता भी नहीं चला। इलेक्टोरल बॉन्ड के इरेगुलरिटीज के ऊपर कांग्रेस के नेता प्लस सीपीआई के नेता ने एक पीआईएल रेज किया था 7 साल पहले और जिसकी जजमेंट अभी फेब में
आई है 2024 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि देयर आर इरेगुलरिटीज इन द इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी ट्रांसपेरेंसी लेवल नहीं है और ये एक लूप होल जैसा है सिस्टम को यूज करने का, तो इसे बंद किया जाए और फेब के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज होना बंद हो चुका है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि एसबीआई को कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड यूज हुए हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश करा है वो सारे डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जल्द से जल्द अपलोड होना चाहिए। तो 12 अप्रैल 2013 से जैन 2024 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और इनकैश कराए गए हैं वो एसबीआई को देना है इलेक्शन कमीशन को और उसे अपलोड होना है वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज हो चुकी है। शुरू में एसबीआई ने बोला कि इसमें काफी समय लगेंगे, इलेक्शन के बाद ही वो दे सकते हैं सारी डिटेल्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एसबीआई अपने पुराने जो उनके जो वर्किंग कल्चर है, जो काफी स्लो वर्किंग कल्चर है, वहां से निकलकर उन्होंने किसी तरीके से डाटा निकाला और 12 मार्च को एक आधा अधूरा डाटा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि भाई पूरी डाटा दो, नहीं तो इस आधे डाटा से कुछ भी वैल्यू या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलता है। तो एसबीआई ने फाइनली बाद में 21 मार्च के अराउंड 22 मार्च के अराउंड एक फुल्ली डाटा दी और वो डाटा में सारा लिस्ट और सारा इंफॉर्मेशन सही से दिख रहा है और वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड हुआ लोगों के सामने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इलेक्शन के समय जो पब्लिक है, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वही उन्हीं को भगवान बनाया जाता है। तो जब जिसको भगवान बनाया गया है तो उसके सामने डाटा क्यों छुपाना, इसलिए डाटा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अभी आप जाके पूरी डाटा देख सकते हो। हाँ, ये दो लिस्ट अलग है, उनको एक नॉर्मल एक वी लुकअप या कुछ भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे उन्हें वो ज्वाइन कर सकते हैं एसबीआई वाले, लेकिन आई कैन एक्सपेक्ट एसबीआई से इतने सारी चीज एक्सपेक्ट करना साधारण चीज नहीं है। मैं खुद अपना काम कभी नहीं निकाल पाता हूँ एसबीआई बैंक जाके, तो ये तो काफी बड़ा और काफी मुश्किल काम है। पता नहीं कैसे वो दो एक्सेल को वी लुकअप लगाएंगे, वो एसबीआई के लिए काफी बड़ा चीज है। खैर, एसबीआई में जो होता है वो चलता ही रहेगा, लेकिन उन्होंने एक पूरा लिस्ट तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद। काश वो आगे का काम भी काफी फास्ट करे, हमारे लोग जो कस्टमर है उसके लिए काम काफी फास्ट करे तो काफी अच्छा हो। अब ये फंडिंग की पूरी लिस्ट देखने के बाद ये तो है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिला है और वो इसलिए भी कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है काफी साल से, प्लस बीजेपी का प्रेजेंस जो है बहुत सारे इनफैक्ट मैक्सिमम स्टेट में है। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसे ज्यादा डोनेशन मिलता ही है, ये आगे भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि जो सेकंड नंबर पे आती है, जो पॉलिटिकल पार्टी को सेकंड नंबर पे डोनेशन मिली है, वो ना कांग्रेस है या ना कोई और साउथ की पार्टी है, वो है टीएमसी, वो है ममता बनर्जी की पार्टी। अब ये एक नेशनल पार्टी भी नहीं है, ये एक स्टेट की पार्टी है और उसको इतने सारे डोनेशन। अभी सोचने वाली बात है, जो लोग बुद्धिजीवी लोग जो बोल रहे थे कि सारे डोनेशन ये अभी के मौजूदा सरकार ले रही है किसी तरीके से, मुझे लगता है लोकल पुलिस के पास भी ईडी जैसा पावर है, इसीलिए तो टीएमसी को सेकंड नंबर ऑफ डोनेशन मिला है। खैर, ये आपके लिए सोचने के लिए, बताएं कमेंट में आपको क्या लगता है, किस लिए उनको ज्यादा डोनेशन मिला है, या बहुत सारी कंपनी वहां पे है, या क्या है इसके पीछे का साजिश, आप ये कमेंट में लिख के बताएं। तो सबसे बड़ा डोनेशन जो है वो फ्यूचर ग्रुप ने दिया है, जो लॉटरी किंग वाले, उन्होंने करीब 1365 करोड़ का टोटल डोनेशन हुआ है। इसमें टीएमसी को 542 करोड़, बीजेपी को 100 करोड़, कांग्रेस को 50 करोड़, डीएमके को 503 करोड़ और वाईएसआरसीपी को 154 करोड़। मेगा इंजीनियरिंग वाले ने टोटल 1232 करोड़, बहुत बड़ा वैल्यू है, 1232 करोड़ का डोनेशन दिया है। इतने तो इनके प्रॉफिट भी नहीं है जितने ये डोनेशन दे रहे हैं। बीजेपी को 669 करोड़, बीआरएस को 201 करोड़, कांग्रेस को 158 करोड़ और डीएमके को 85 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे या मैक्सिमम डोनेशन बीजेपी को जा रहे हैं, इस दोनों में तो मैक्सिमम डोनेशन बीजेपी को भी नहीं किया है। टॉप 20 का लिस्ट देखा जाए तो उसमें क्विक सप्लाई, भारती एयरटेल, अदनाली, डीएलएफ, बिरला के जितने अमाउंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके 90% ऑफ द फंडिंग बीजेपी को गई है। हल्दिया दारीवाड़ की जो 75% टीएमसी को गई है। वेस्टर्न यूपी पावर, MK5 इंटरप्राइज, यशोदा, इसकी जितनी जो फंडिंग है या जितनी डोनेशन है वो 40% कांग्रेस को गई है। तो पूरे लिस्ट को और भी एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि जो कंपनी जिस स्टेट में है वो सबसे ज्यादा डोनेशन उस स्टेट के रूलिंग पार्टी को दे रही है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं है, इसमें सारे पार्टी मिले हुए हैं। सारे पार्टी इस चीज को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं जहां जहां उनकी प्रेजेंस मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा किया कि एक ट्रांसपेरेंसी दिखाया और मुझे लगता है आगे भी ये ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए। ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई बिल स्टार्ट नहीं हो जाना चाहिए कि फिर इलेक्टोरल बॉन्ड फेज 1, फेज 2 या वर्जन 1, वर्जन 2 स्टार्ट हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है, इससे पता चल रहा है कि कितने पैसे फ्लो करते हैं हमारे इलेक्शन के समय। इसका कुछ % अगर रोक के डेवलपमेंट में यूज हुआ जाए तो हो सकता है कि जो हमारे और आपके ऐसे जो टैक्सेबल आदमी हैं उनको टैक्स कम देना पड़े। खैर, ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि इस चीज पे थोड़ा रोक लगाए तो टैक्सेबल अमाउंट हम लोग का कम हो सकता है? जो भी सर्विस या बिजनेस वाले भी जितने भी टैक्सेबल पीपल हैं उसके टैक्सेबल अमाउंट कम हो सकते हैं क्या नहीं? अब प्लीज कमेंट में बताएं। मुझे तो लगता है, मेरा ओपिनियन में तो ये कम हो सकता है बहुत चीज को, क्योंकि ये इलेक्शन में जो खर्च हो रहे हैं ये काफी बड़ा खर्च है और मुझे लगता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मनी तो इसी खर्च में जा रहा है। ऐसी कंपनी की आप लिस्टिंग देखो
उस लिस्ट को देखना इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। तो कंपनी ने कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं है कुछ साल में, लेकिन वो कितने गुना ज्यादा, बहुत सारे ज्यादा वो डोनेशन दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर 2% का प्रॉफिट है तो करीब 50% ऑफ द अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि अपने काम निकालने के लिए ये सब कंपनी डोनेट करते हैं एज इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ नहीं हुआ, एक ये हुआ कि एसबीआई के पास सारे इन्फॉर्मेशन है। अब सवाल ये भी उठता है, जब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद एसबीआई तुरंत ही सारे इन्फॉर्मेशन निकाल दिए 1 या 2 दिन में, तो क्यों एसबीआई बोल रही थी कि वो 30 जून के बाद ही दे पाएगी इन्फॉर्मेशन? शुरू में एसबीआई ये बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट को। तो इसके पीछे का कहानी क्या है? क्या एसबीआई किसी को बचाना चाहती थी, या एसबीआई सभी को बचाना चाहती थी, या हो सकता है सभी के साथ एसबीआई एक कॉमन कड़ी है और एसबीआई खुद को बचाना चाह रही हो? खैर, इसके बारे में तो एसबीआई जाने या सुप्रीम कोर्ट जाने, हमें आपको तो पता भी नहीं चलेगा। मुझे जहां तक अंदाज है, पता चल गया तो अच्छा है। इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचने के पहले भी कुछ छेड़खानी हुई हो? अभी तक तो ऐसा न्यूज नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा अंदाजा है? तो आप प्लीज कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे नए चीज के साथ, नए इंटरेस्टिंग चीज के साथ विद फैक्ट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।